Hello, my dear students and friends. So, welcome to RSV Physics class. So, this is lecture 2 on wave motion. So, this is class is basically for class 11 and your competitive exam like JEE, NEET and Advanced and Mains. Okay. So, speed now in this class, previous class I have discussed on how एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आपका जो वेव है ना, और इसका जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज किस तरीके से, मतलब उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब डिस्कस किए थे, कैसे कैसे वेव प्रोपागेट करते हैं, ये सब है ना, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स। अब इस क्लास में हमने ये डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव व्हेन इट इज प्रोपागेटिंग थ्रू मीडियम। सो दिस इज मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर propagation. For electromagnetic wave there is no requirement of medium because sunlight आ रहे हैं ना, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ये सब पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे। अब इस क्लास में हमने जो डिस्कस करेंगे बेसिकली आपका जो है स्पीड ऑफ जो है ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव मतलब एक एक ऐसा आपका स्ट्रिंग है ना, कहीं यहाँ पे बहुत दूर में, ये इसको टाइट से ये किया है, तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा उठाइए, तो ये स्ट्रिंग में आप देखेंगे ना, ऐसा रस्सी या स्ट्रिंग से आपने ऐसा करेंगे तो उसमें देखेंगे आप ऐसा एक कुछ वेव जा रहे है ना। सो ये वेव का जो प्रोपगेशन का आपको स्पीड निकालना है। कैसे निकालोगे आप? सो बेसिकली दिस डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन स्पीड इज बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ दिस योर क्लास है ना, बट फ्रॉम डायमेंशनल दिस डेरिवेशन इज योर बीएससी क्लासेस, बीएससी फिजिक्स, ओके, ग्रेजुएशन क्लास में है। बट आपको जो है डायमेंशनल एनालिसिस तो आपको पता है, डायमेंशनल एनालिसिस से आप आराम से निकाल सकते हो उसका स्पीड ऑफ दिस ट्रांसवर्स वेव, उसके किस तरीके से डिपेंड करते हैं। सो आपको बेसिकली क्या है, स्पीड किस को डिपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तार आपको बंधा हुआ, सो इसका मतलब देयर इज सम टेंशन। सो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? स्पीड वेलोसिटी जो है, ये टेंशन का जो है, इस तार में कितना टेंशन है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और इसका जो है मास। सो वायर है इसलिए इसका लीनियर मास डेंसिटी ले लेते हैं। सो दिस इज योर इनर्शियल प्रॉपर्टी लाइक मास। सो वेलोसिटी इसका ऊपर आपका जो फंक्शन है, इसके ऊपर फंक्शन हो सकते हैं। आप वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? सो वेलोसिटी का जो डायमेंशन, सो आपका जो है डायमेंशनल एनालिसिस से आप आराम से निकल सकते हो, है ना। पर डिफरेंशियल इक्वेशन करके आपको सॉल्व करके स्पीड निकाल सकते हो, वो आपको ग्रेजुएशन क्लास में है ना। सो बेसिकली आपका वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? एल टी टू द पावर -1, ओके। अब इसका जो है टेंशन को डिपेंड करते हैं। टेंशन क्या है? बेसिकली आपका फोर्स है ना, एम एल टी टू द पावर जो है -2 ये है, और आपका जो है मास, ये लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ओके, है ना। सो आपको जो है, आपको ये डायमेंशनल एनालिसिस आपको यहाँ पे करना है। सो डायमेंशनल एनालिसिस मतलब यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर कैसे कैसे डिपेंड करे। इधर वेलोसिटी है ना, सो इसमें इसके ऊपर मान लीजिए आपका जो है, ये आपका जो है एक का ऊपर आपका x और इसके ऊपर आपका y है ना। सो x ये आपका वेलोसिटी, बेसिकली ये वेलोसिटी, और ये आपका टेंशन, ये आपका लीनियर मास डेंसिटी मतलब एम जो है एम ये कैपिटल एम ओवर एल है ना। सो ये आपका, सो इसके ऊपर आप इसमें ये कर दीजिए आपका जो है। सो आपका एनालिसिस से आपको क्या मिलेगा, आपको दोनों तरफ से आपको यहाँ पे ये मैच करवा दीजिए। सो एक्स का जो है, एम का डायमेंशन जो है आपका क्या मिल सकते हैं, एम एक्स प्लस वाई। सो इधर एम तो नहीं है, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और एल का डायमेंशन मैच कर दीजिए। इधर तो एल इक्वल टू आपका जो है आपका 1, उधर एक्स में आपका क्या है, इधर एक्स, और वाई में जो है -y है ना, ओके। और जो है टी का डायमेंशन में क्या होगा आपका, टी का डायमेंशन में आपको क्या मिलेगा, सो एक्स, अच्छा, सो यहां से भी आपको निकल सकते हो कहीं ना, है ना। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस जो है आपका, सो एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल सकते हैं, जो है एक्स इक्वल टू आपका इन दोनों का इक्वेशन करके एक्स इक्वल टू हाफ,
और y इक्वल टू क्या होगा आपका, x इक्वल टू हाफ, तो y इक्वल टू माइनस हाफ होगा। ओके, है ना। सो निकल सकते हैं यहाँ से। सो ये दोनों जो है एक x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू जो है 1। सो ये काट गया, ट्वाइस x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू हाफ, और ये माइनस। सो सिंपल है ना। सो सिंपल। सो आप यहाँ पे फिर आपका वेलोसिटी ये v इक्वल टू क्या होगा आपका, ये t टू द ऊपर x जो है, t टू द ऊपर जो है आपका हाफ, और इसका जो है ये जो लीनियर मास जो है ये m टू द पावर माइनस हाफ, है ना। सो ये v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रूट ओवर ऑफ जो है t ओवर m, और एक डायमेंशनल कांस्टेंट रहना चाहिए यहाँ पे, सम कांस्टेंट। सो ये कांस्टेंट देखा गया 1 होता है। सो है ना। सो ये इसको c को हम इरेज करते हूँ, है ना। सो ये आपको मिल गया क्या, आपका बेसिकली वेलोसिटी इक्वल टू टेंशन ओवर एम, जो लिनियर मास डेंसिटी। सो ये आपका इनर्शियल प्रॉपर्टी से आ रहे हैं, और ये आपका फोर्स जो टेंशन से आ रहे हैं। सो बेसिकली इस तरीके से आप ट्रांसवर्स वेव का जो है इसका प्रोपागेशन उसके थ्रू कैसे जाता है तो वो आप निकाल सकते हो, है ना। सो डायमेंशनल एनालिसिस से अब आप जो करेंगे जो आपका जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या बेसिकली क्या होता है, कौन सा वेव है आपका, साउंड वेव, है ना। तो साउंड वेव में आपका क्या होता है, आपका जैसे ये यहाँ पे एक माइक बज रहा है ना, तो ये माइक आपका जो है ये यहाँ से, तो यहाँ का जो है कुछ जगह में आपका एयर कंप्रेशन होता है और कुछ रेयरफिक्शन होता है, और कुछ कंप्रेशन रेयरफिक्शन, ये पिछले क्लास में बताया था। सो इस तरीके से जो है आपका पार्टिकल का जो मोशन इस डायरेक्शन पे होगा, और आपका वेव का भी इस डायरेक्शन पे जाएगा। सो ये वजह जो है आपका वेव का जो है ना, ये जो वेव हमने ये किया था ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए भी है, और ट्रांसवर्स वेव के लिए भी सेम ये वेव का जो पैटर्न है इस तरीके से होता है ना। सो अब इस वेव का प्रोपागेशन के लिए आपको क्या चाहिए, सो आपको वहां पे तो यहाँ पे तो एआर में तो आपका ये नहीं है, सो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। सो उसमें एआर में क्या रहता है आपका, बेसिकली आपको जो है प्रेशर, सो आपको टेंसाइल स्ट्रेस और ये सब टेस्ट तो नहीं रहता है। सो बेसिकली आपका जो है बाल्क मॉड्यूलस रहता है। सो बाल्क मॉड्यूलस क्या है आपका, डेल्टा प्री प्रेशर में उसका कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, ये आपका आता है ना। सो बाल्क मॉड्यूलस बी का जो यूनिट और प्रेशर का यूनिट सेम, क्योंकि इसका तो यूनिट है नहीं डेल्टा वी बाई वी। सो एक अपने प्रेशर यूज किए, सो कितना वॉल्यूम कंप्रेशन हुआ, ये आपका जो है यार में ये बाल्क मॉड्यूलस बोलते हैं इसको। सो इसमें सेम डायमेंशनल एनालिसिस करोगे तो क्या आएगा आपका, सो यहाँ पे जो स्पीड आएगा ये रूट ओवर ऑफ बी ओवर रो, ये रो जो है आपका मास डेंसिटी, ये मास डेंसिटी, नॉट लीनियर मास डेंसिटी, ये मास डेंसिटी, है ना। ठीक है। सो अब जो है आपका ये आपका इसके लिए है। अब सॉलिड मीडियम में क्या होगा, सॉलिड मीडियम में उसमें क्या रहता है, बेसिकली बार के थ्रू, पहले वायर के थ्रू तो निकला था, आप किसी बार और किसी सॉलिड मीडियम में जा रहे हैं, तो वहां पे क्या रहता है आपका, बेसिकली इलास्टिक फोर्स क्या रहता है, इसलिए इलास्टिक कांस्टेंट जो है उसमें जो है आपका स्पीड रहेगा ये आपका योंग मॉड्यूलस ओवर जो है रो। सो योंग मॉड्यूलस क्या है आपका, है ना, पता है, इसमें पढ़ा है सब। और इसका रो उसका मास डेंसिटी, नॉट लीनियर मास डेंसिटी, एक्चुअल मास डेंसिटी, ये आपका जो है एम ओवर वी, है ना, ये वाला। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कैसे कैसे आपको में लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव का जो है प्रोपागेशन। सो है ना। सो इसमें ट्रांसवर्स वेव आपका जो है लिक्विड मीडियम में तो नहीं होता है, या गैस मीडियम में तो नहीं होता, क्योंकि उसका टेंसाइल स्ट्रेस नहीं रहता है। सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव सब आपका एयर में हो सकता है। बस ट्रांसवर्स वेव जो है आपका, ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जिस्टेंस है ना, वैसे बताए ना, ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जिस्टेंस आपका सॉलिड मीडियम में जो है रहता है, नॉट इन ट्रांसवर्स वेव जो है, ट्रांसवर्स वेव ओनली जो है सॉलिड मीडियम पे, है ना, सॉलिड मीडियम पे, नॉट इन लिक्विड और गैस, क्योंकि वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस और ये सब नहीं रहता है ना। सो आपको जो है अब इसमें जो वेव जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्रोपागेशनल वेव, जो वेव प्रोपागेट करते हैं।
और एक वेब के बारे में भी बताएंगे जिसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव, थोड़ा बाद में बताता हूँ, है ना। सो वेब जो प्रोपागेशन होता है इसका कुछ प्रॉपर्टीज रहता है। अभी जो डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेशनल जो प्रोग्रेसिव वेब, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या क्या होता है ना। सो बेसिकली आपका जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स वेब जो ये प्रोग्रेसिव वेब आपका इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो गोज अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये अगर उसका डैम्पिंग फोर्स नहीं है, मतलब आपका विस्कस फोर्स और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो डिस्टर्बेंस रहता है, सो ये अगर नहीं है तो ये फोर्स आपका जो है इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो ये जो है आपका जो है प्रोग्रेसिव वेव आपका एक कांस्टेंट प्रोपागेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी का डेरिवेशन किए थे ना। सो ये प्रोग्रेसिव वेव की वजह ये वेलोसिटी डिके नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा, है ना। सो लाइट के वेलोसिटी जैसे सी इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, प्रोवाइडेड आपका कौन सा वेलोसिटी क्या चाहिए, आपका मीडियम का इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड उसका जो इनर्शियल प्रॉपर्टीज, बेसिकली मास डेंसिटी क्या है आपका, मीडियम का इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड मास डेंसिटी। इसके ऊपर डिपेंड करके जो वेलोसिटी आता है वेदर इट इज ओवर ऑफ डी बाई रो, वाई बाई रो और जो है आपका टी बाई एम। तो ये जो है आपका इसके ऊपर डिपेंड करके जो उसका वेलोसिटी जो है प्रोग्रेसिव वेव का जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहता है ना। आप जो डिस्कस करेंगे ये प्रोग्रेसिव वेव जो आपका जो है पीरियोडिसिटी इन टाइम एंड स्पेस। पीरियोडिसिटी टाइम एंड स्पेस मतलब आपका जो ये प्रोग्रेसिव ये वेव मीडियम में जा रहे हैं ना। सो मीडियम का जो पार्टिकल का क्या होता है, जैसे पानी में हमने बताया था ना, ये पानी में एक पत्थर ये किया है तो ये पानी यहाँ का एक पोजीशन पे इसका जो वाटर का मॉलिक्यूल वो ऊपर नीचे हो रहे। सो अगर एक पोजीशन पे इसके तरफ फोकस करेंगे, है ना, तो एक पार्टिकल का हमने फोकस करेंगे डिफरेंट टाइम पे, सो उसका भी जो मोशन होगा वो आपका साइनसोइडल मोशन होगा, है ना, साइन वेव जैसे उसका भी मोशन ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी होगा। और स्पेस में अगर देखेंगे, स्पेस में मतलब इस पार्टिकुलर इसका एक पार्टिकुलर जो है एक पोजीशन पे, इस पोजीशन पे विथ टाइम ये जो है आपका जो मोशन है एम्पलीट्यूड मान लीजिए, एम्पलीट्यूड विथ जो है आपका टाइम। और ये वाला जो है मतलब स्पेस में अगर यहां से देखेंगे सो टोटल पानी में हमने आप क्या देखेंगे जो कुछ जगह का पानी थोड़ा ऊंचा जो है और कुछ जगह में नीचे है। सो आपका जो वेव का जैसी प्रॉपर्टी है ना, कुछ क्रेस्ट और इसका जो नीचे वाला है ना। सो इसमें जो स्पेस में अगर देखेंगे इसका भी एम्पलीट्यूड जो है साइन वेव जैसी होगा। तो ये आपका एक्स के साथ ये इस डिस्टेंस से ये आपका एक्स है ना। सो एक्स के साथ आप देखेंगे तो वो भी आपका जो वेव का जो है नेचर जो है आपका स्पेस में मतलब डिफरेंट डिस्टेंस में जो है, मतलब ये आपका पत्थर यहाँ पे पत्थर गिरा है और इसके साइड में आप जो देख रहे हो जो पूरा एरिया देख रहे हो, तो एरिया में भी आपका जो है ऐसा ऊंचा नीचा ऐसा दिखेगा। सो टाइम एंड स्पेस में उसका पीरियोडिक नेचर है। सो उसका भी एक पीरियोडिक कांस्टेंट है, टाइम पीरियड जो है ना, ये भी ये है ना। सो ये इसका ये प्रॉपर्टी एक यूनिक नेचर है ना, इसमें टाइम एंड स्पेस में भी उसका जो है पीरियोडिसिटी है। नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन मीडियम, है ना। मीडियम का जो पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है ये नहीं अलग वो वहां से हट नहीं जाता है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो एक पार्टिकुलर पोजीशन पे वो उसका वाइब्रेशन होता है ना। सो बट इसका जो वेव का जो है ना ये हमने ये इसमें लाइट वेव जो डिस्कस किए थे ना। सो लाइट वेव में इसका जो वेव का जो है ये वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर में आपका वेव फ्रंट मतलब जो है ये मान लो आप यहाँ पे आपका पत्थर गिरा है आपने। सो ये पोजीशन पे आप क्या देखोगे सर्कल बनाया, मतलब जो कांस्टेंट जो आपका जो है ऐसा आपको सर्कल देखने को मिलेगा। ये सर्कल क्या है, बेसिकली ये आपका सेम फेज पे है, मतलब ये उठा हुआ है ये नीचे है, तो इस टाइप का सेम फेज में आपको देखेंगे ऐसा सर्कल। तो ये इसको बोलते हैं आपका वेव फ्रंट। जो आप रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे और भी अच्छे से पढ़ेंगे, आज जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उनके लिए आसान है। तो ये आपका वेव फ्रंट बोलता है ना। सो यहाँ पत्थर गिरा है तो ये आपका जैसे छोटा छोटा वेव लेट जनरेट हो रहे, ये आपका धीरे धीरे आपका जो किनारे की तरफ जा रहे। सो दिस आर ऑल कॉल्ड वेव फ्रंट। So wave front, so wave is traveling perpendicular to the, ये जो wave front है इसका perpendicular, इसका भी perpendicular। so ये इस तरीके से जाता है ना। so सेंटर से आपका जो है wave front, ये wave front का perpendicular, so perpendicular डायरेक्शन पे ये जा रहे हैं, मतलब ये आपका जो है
इसका प्रोपागेशन इज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका ये जो वेव है, जैसे लाइट वेव जैसी भी इसका भी सारी प्रॉपर्टी मैच होती है। कैसा कैसा? सो लाइट में आपने इसका जो एब्सॉर्प्शन, इस जो वेव है ना, ये वेव आपने कुछ साउंड वेव कुछ आता है ना, तो ये एक वॉल में भी माने हमने बात कर रहे हैं, तो इसका जो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना जा रहा है, तो इसका वॉल में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है और वहां से रिफ्लेक्शन भी होता है। रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ देखोगे आप? वो आप देखोगे इको में, है ना। जैसे हम पहाड़ में जाते हैं, पहाड़ को उसमें हम चिल्लाते हैं ना, तो हमारी आवाज फिर से वो क्या था, ऐसा माइक में भी वो लोग इको सेट करके रखते हैं ना, जैसे बार बार हमारी आवाज रिटर्न होके आता है। तो ये वो डिस्कस करेंगे। वो जो रिफ्लेक्शन है ना, ये साउंड वेव का भी रिफ्लेक्शन होता है। लाइट का जैसे मिरर में भी लाइट आपने रिफ्लेक्ट की है, तो लाइट का भी रिफ्लेक्शन, उसका भी सेम सारे स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल होता है ना। और रिफ्रैक्शन जो है वो उसका हमने यहाँ से बात कर रहे हैं, तो वो दीवार से उधर के लोग भी सुन सकते हैं ना, तो ये दीवार के थ्रू होके भी जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और इंटरफेरेंस, दोनों जो है आपका से थोड़ा सा सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो आपका एक दूसरे वेव में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न, ये जो वेव ऑप्टिक्स हमने जो पढ़ा है ना, वो लेक्चर देख लीजिए। तो वहां पे आपका इंटरफेरेंस पैटर्न, डार्क ब्लू, ये डार्क एंड ग्रीन, ये व्हाइट लाइट का जो है आपका ऐसा ये बनता है आपका जो ऐसा पट्टी बनता है ना। तो ये आपका डार्क एंड व्हाइट, डार्क व्हाइट, इसमें इस तरीके से आपका जो है, ये आप थोड़ा सा 12th की क्लास में अगर पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। और डिफ्रैक्शन, लाइट का भी बेंड होता है, ऐसे वेव का भी ऐसा बेंड होता है ना, लाइट बेंड होता है, मतलब शार्प एज में अगर लाइट जाता है ना, ऐसा ये बेंड होता है, ये भी आप सुने हैं पहली बार, है ना। सो बट 12th की क्लास में है तो ऑलरेडी आपने पढ़ ही लिए। सो ये आपका बेंड होता है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, है ना। सो लाइट जो है या साउंड जो है एक दूसरा पार्टिकल्स और मीडियम से स्कैटर्ड होकर दूसरी डायरेक्शन पे जाता है, तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग, है ना। सो हमने जैसे आवाज कर रहे हैं, तो आवाज चारों तरफ जा रहे हैं ना, और ये रिफ्लेक्ट होके, ये स्कैटरिंग होके इधर उधर जा रहे हैं। सो और पोलराइजेशन, वो भी बताएंगे उसमें जो है एस पोलराइजेशन एंड पी पोलराइजेशन, उसमें ट्रांसवर्स में भी रहता है ना, तो वो डिस्कस करेंगे। सो अभी जो बताएंगे आपको जो है इको, इको आपने प्रैक्टिकल डेली लाइफ में आपने देखे हैं, है ना। इको में क्या रहता है आपका? बेसिकली रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव में हमने यहां से बात कर रहे हैं, और जो है और वहां से एक पहाड़ और बड़ी जो है ये आपका जो है रिफ्लेक्टर, बड़ा यहाँ से छोटा रिफ्लेक्टर तो नहीं है जैसे मिरर जैसे, ये रिफ्लेक्टर नहीं है। साउंड के लिए बड़ा, साउंड का बड़ा वेव लेंथ बड़ा है, तो उसका रिफ्लेक्टर का भी बड़ा चाहिए। ओके, बट लाइट का रिफ्लेक्शन के लिए आपको रिफ्लेक्टर कम क्यों चाहिए? क्योंकि लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है, तो इसलिए आपका छोटा रिफ्लेक्टर चाहिए। पर साउंड वेव के लिए आपका रिफ्लेक्टर काफी बड़ा चाहिए, है ना। उसके लिए मिरर में काम नहीं होगा। सो बहुत दूर में यहाँ पे एक लड़का खड़ा है ना, ये लड़का और ये आपका स्टूडेंट, लड़का लड़की आप खड़े हैं, यहाँ पे एक पहाड़ है ना, पहाड़, यहाँ पे आप चिल्ला के कुछ बात कर रहे हो, है ना। सो ये आपका आवाज जा रहा है, ये आवाज आपका रिटर्न होके आ रहा है। सो आप पहाड़ का कितना डिस्टेंस में आप रहोगे मिनिमम, जो आपका इको आएगा, सो उसका मिनिमम डिस्टेंस हम निकालेंगे, है ना। सो हमारी जो यार का जो पार्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग है ना, पार्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग, पार्सिस्टेंस हियरिंग इज 1/10 सेकेंड। सो 1/10 सेकेंड का बीच में कुछ भी आवाज आया, सो वो आवाज हम सुन नहीं सकते। मान लीजिए अभी आवाज आया, एक 1/10 सेकेंड में और एक आवाज आया, सो दोनों आवाज मिल जाएगी, उसका अंदर आया तो वो मिल जाएगा, बट 1/10 सेकेंड के बाद आया तो वो आवाज आप सुन सकते हो। इसीलिए आपको जो है आपका पार्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग मतलब अब, सो पार्सिस्टेंस हियरिंग 10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड से ऊपर आपको रिफ्लेक्शन का वो यहाँ ये इधर जाना है, इधर जाना है, तो उसका बीच में 1/10 सेकेंड होना चाहिए। पार्सिस्टेंस हियरिंग मतलब 1/10 सेकेंड के बीच में जो आपका साउंड जो है आएगा, तो दोनों साउंड को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब एक दूसरे से ऐसा सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो दोनों साउंड का अलग से सुन नहीं पाएंगे। सो 1/10 सेकेंड में साउंड कितना दूर जाता है बताइए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब 1 इसमें जो है 1 सेकेंड में आपका जो है साउंड जाता है 330 मीटर। सो 1/10 सेकेंड में कितना जाएगा? 33 मीटर, है ना। सो 33 मीटर जाना आना, है ना। सो आपका जो ये आपका जो आपने जो चिल्लाया ऊ,
एक आवाज आया तो यहाँ यहाँ पे जाके ये रिटर्न होके आएगा। सो इसका जो है मिनिमम डिस्टेंस जो है 33 बाय आना जाना मतलब 16.5 मीटर और जो 54 जो है फीट। सो 54 फीट और 16.5 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए जाके आपका इको सुन पाए, है ना। तो ये आपका कुछ भी इंस्टेंटेनियस आवाज के लिए। आप जो है आपका जो सिलेबल डिफरेंट टाइप का जो है आपने बात कर रहे हो, ये डिफरेंट सिलेबल का जो है वर्ड का जो आप बात करो तो उसमें क्या होगा, ह्यूमन एक सेकेंड में 5 सिलेबल से ज्यादा बात नहीं कर सकता है। मतलब इसका जो सिलेबल 5 वर्ड जो है 5 सिलेबल जो है वो बोल सकता है एक साथ में, है ना। 5 तो 5 जो है सिलेबल एक सेकेंड में बोल सकता है। तो मतलब इसका जो है एक मोनो एक सिलेबल के लिए जो है आपका 1/5 सेकेंड, है ना। सिमिलरली क्या होगा आपका जो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये 1/5 इंटू 330, है ना। तो ये क्या होगा आपका 1/10, ये जो है आपका 1/5, तो इसका जो है 66, है ना। 66 ये आपका जो है 33 मीटर। सो 33 मीटर जो है आपका मिनिमम। क्या समझ में आया ना। 1 सेकेंड में जो है 5 सिलेबल मैक्सिमम बोल सकता है ह्यूमन। सो जो एक सिलेबल के लिए कितना है 1/5 सेकेंड। सो एक सिलेबल का जो है आपका मिनिमम सुनने इको सुनने के लिए हमने ए बी इस टाइप का ए बी। सो एक आवाज सुनने के लिए आपको 33 मीटर चाहिए और ए बी के लिए दोनों सिलेबल है 66 मीटर। एबीसी इसका जो आवाज सुनने के लिए क्या होगा आपका 33 इंटू 3। तो ये डिस्टेंस रहना चाहिए आपको इको सुनने के लिए। सो एप्लीकेशन ऑफ इको। सो इको को यूज करके आप जो है समुद्र का डेंसिटी ऑफ जो सी लेवल, समुद्र का डेंसिटी नॉट आपका जो है डिस्टेंस जो है वो सी लेवल का डेप्थ, है ना। सी लेवल का डेप्थ आप कितना वो आप मेजर कर सकते हो, है ना। सो ये आपका जो है वो कैसे मेजर करते हैं। सो ये आपका जो है आपका ये आपका बोट है ना। सो ये बोट में आपका जो है ये बोट में, है ना। इस बोट में आपका ये मान लीजिए आपका सी डेप्थ, है ना। तो सी डेप्थ में आपने यहाँ पे क्या करते हैं आपका एक हाइड्रोफोन बेसिकली आपका जो है साउंड मेजरिंग डिवाइस। ओके, सो ये आपका सामने आपका एक डिवाइस ये रख दिए और यहाँ पे आपने कुछ जो है बहुत जोर से तेज आपने आवाज किए, है ना। सो तेज आवाज किए और ये आवाज आपका क्या है यहाँ रिफ्लेक्ट होके इधर आएगा। सो ये मान लीजिए ये अब आपका जो है ये सोर्स और ये आपका डिटेक्टर यहाँ पे जो हाइड्रोफोन है। सो हाइड्रोफोन से ये आपका जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा जियोमेट्री आपको करना है। सो बेसिकली आपका जो है ये यहाँ से आपने दो चीज देख सकते हैं इको। एक आप ये आपका आवाज जोर आवाज आपका जो है आ रहा है, ये आवाज का सीधा साउंड सुन सकते हैं और एक रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं। इन दोनों का जो है डिस्टेंस दोनों का मेजर करके आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, जो बेसिकली आपका जो यहाँ से एस डी जो है ना ये ऑब्जर्वर है ना, एस डी जो है आपका डिटेक्टर में क्या है आपका ये इसका वेलोसिटी v इंटू T1 मान लीजिए यहाँ पे जाने में T1 टाइम लगा और इधर से इधर जाने में आपको टाइम लगा T2। सो एस आर प्लस जो है आर डी इक्वल टू v इंटू T2। सो आपका जो है एस आर इक्वल टू v T2/2। सो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो h। सो h इक्वल टू आपका जो है रूट ओवर ऑफ जो है v T2/2 स्क्वायर प्लस जो है आपका इसका आधा है ना। सो इसका जो है v T1/2 इसका स्क्वायर ये है ना, ये समझ में आया। सो ये बेसिकली ये इसका आपका निकल गया h। अब टोटल हाइट क्या होगा ये आपका मान लीजिए डी डेप्थ में आपका ये है। सो टोटल हाइट जो है डेप्थ जो होगा आपका ये हाइट प्लस जो है आपका हाइड्रोफोन कितना पानी के नीचे आपने रखे हैं। सो ये आपका डेप्थ है ना। सो ये आपका इसका जो है डेप्थ आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप जो एयरप्लेन जा रहे हैं ना ये जो एयरप्लेन जा रहे हैं ना ये एयरप्लेन जो है एयरप्लेन का आपने ये आप कितना हाइट से ये जा रहे हैं। सो ये ग्राउंड में इसका रिफ्लेक्शन। सो ये आपका जो है उसका जो हाइट मतलब आपका जो है फ्लाइट कितना हाइट में जा रहे हैं वो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ आपका जो है ये आपका फ्लाइट है ना, ये फ्लाइट जा रहे हैं इधर और इधर भी ये फ्लाइट ये जो है
ये सो ये इस साइड से यहाँ पे आपने साउंड ये किए है और ये इसका आपने रिफ्लेक्शन मेजर किए। सो एक डायरेक्ट आपने T1 माप लिए और ये आपका जो है ये T2। सो ये दोनों का इको मेजर करके आप जो है आप इसका निकाल सकते हो ये फ्लाइट जो है आपका कितना हाइट ग्राउंड से कितना हाइट में है या सी लेवल में आपका समुद्र का वहां पे सी लेवल में कितना हाइट। सो इको का ये आपका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना। सो अभी जो डिस्कस करेंगे आपका जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? ये क्या बोलते हैं? व्हेन द पाल्स ओवरलैप resultant डिस्प्लेसमेंट इज algebraic sum ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच अदर, है ना। सो यहाँ पे कुछ मीडियम है, ये मान लीजिए ये मीडियम पानी है, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल, ये बहुत सारे वेव जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेव, ये मान लीजिए y1, ये y2 वेव है ना, y1 इक्वल टू y इंटू ये जो है आपका y1, ये जो है y2 इंटू x जो है, ये वेव आपका क्या है? x एंड टाइम का फंक्शन है ना। सो मान लीजिए ये पार्टिकल का ये बहुत सारे इस टाइप का y3, सो ये जो है बहुत सारे वेव इसके ऊपर जा रहे हैं। सो कुछ पार्टिकुलर जो है पार्टिकल, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट, ये सबकी वजह से जितना होना, मतलब इसके वजह से जितना डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसकी वजह से जितना डिस्प्लेसमेंट, इसकी वजह से जितना डिस्प्लेसमेंट, सबका एक एल्जेब्रिक सम है ना। सो ये आपका जो है y1 प्लस y2 प्लस y3, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है क्या यार इन दोनों प्लस कर देने से क्या होता है, ये कौन सा प्रिंसिपल है? बट ये मल्टीपल भी तो हो सकता है, व्हाई नॉट मल्टीपल थिंक। सोचिए ये जब एल्जेब्रिक सम, मतलब ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हम मेरे को इधर से कोई धक्का दिया, इधर से कोई धक्का दिया, इधर से कोई धक्का दिया, सबका जो है वेक्टर सम आपको करना है ना, बेसिकली वेक्टर सम। सो वेक्टर सम करके आपको जो है, आप जिस डायरेक्शन में मेरे को ज्यादा धक्का, उस डायरेक्शन पे मैं जाऊंगा। सो इसका जो एल्जेब्रिक सम जो है बेसिकली वेक्टर सम होगा उसका, फिर उसका जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो आपका ये मिलेगा। सो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के आपने, आप देखिए किसा ये करते हैं। सो आप मान लीजिए यहाँ पे आपका ये एक स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग जो है, आप स्ट्रिंग में आपने यहाँ पे आप स्ट्रिंग को अच्छा से दीवार में बांध दिए है ना। सो आप मान लीजिए दोनों एक सा स्ट्रिंग है ना, अब ये स्ट्रिंग में आपने यहाँ से कुछ वेव आपने छोड़े है ना। सो वेव आपने जैसे यहाँ पे आपने वेव छोड़े, तो यहाँ पे दीवार पे आप जाके वो वेव रिटर्न आएगा। सो वेव का भी रिफ्लेक्शन होता है। सो ये जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका ये वेव, ये इधर आपका वेव इधर है, जैसे ये इधर से रिफ्लेक्शन होके आएगा ना, सो ये नेक्स्ट जो वेव है इसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। रिफ्लेक्शन वेव में उधर जाता है, फिर वो जो रिटर्न आता है ये आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट। सो रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टेड वेव जो है हैव 180 डिग्री और पाई फेज शिफ्ट विथ इनकमिंग वेव। सो इनकमिंग वेव फेज ये है, तो ये आपका इनकमिंग वेव, इनकमिंग, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग वेव में फेज शिफ्ट, मतलब वहां से 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। क्यों होता है? दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्योंकि ये इस पोजीशन पे सोचिए, इस पोजीशन पे पार्टिकल तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, क्यों? ये रिजिडली ये आपका यहाँ पे बांधा हुआ है, सो रिजिडली इट इज फिक्स्ड। सो इस पोजीशन का पार्टिकल अगर ये दोनों वायर नहीं है, मतलब एक स्ट्रिंग का समझाने के लिए दोनों वायर इधर और एक वायर ये देखिए। सो एक ही स्ट्रिंग में जैसे ये रिफ्लेक्शन होके आएगा, तो ये आपका वेव ऐसा। सो आप ये वाला पोजीशन के कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये वाला पोजीशन पे क्या होगा, ये फिक्स है ना। सो रिजल्टेंट वेव का फेज इस तरीके से है, बट यहाँ पे आपका जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सो रिफ्लेक्टेड वेव का फेज 180 डिग्री होगा, तभी तो इधर 0 होगा, तभी तो 180 डिग्री मतलब माइनस होगा है ना, फिर वो दोनों काट जाएगा है ना। सो ये जो है जैसे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इसमें रिफ्लेक्टेड वेव में क्या होगा,
ये जो अगर मान लीजिए y2, तो a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। सो इन दोनों का ऐड होगा तभी इधर तो जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2, अगर y1 जो है ये फेज, ये जो है वेव, और y2 अगर ये पाई फेज शिफ्ट नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये आपका इनिशियल वेव, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव में पाई फेज शिफ्ट मान लेता हूँ पाई से, फिर इसका क्या होगा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा। सो दोनों का रिजल्टेंट क्या बोल रहे हैं, दोनों का रिजल्टेंट होगा जीरो, है ना। ये वाला पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि वो रिजिडली ऑलरेडी फिक्स। सो रिफ्लेक्टेड वेव को 180 डिग्री फेज शिफ्ट होना ही है, अदरवाइज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इनवैलिड होगा। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज नाउ एक्सप्लेनिंग व्हाई रिफ्लेक्टेड वेव हैव 180 डिग्री फेज शिफ्ट। अब प्रोग्रेसिव वेव के बारे में हमने बताया, है ना। अब एक जो वेव है आपका जो है स्टेशनरी वेव, है ना। सो प्रोग्रेसिव वेव का और एक जो है स्टेशनरी वेव, है ना। स्टेशनरी वेव क्या है, आप मान लीजिए वेव तो इंफिनिटली जा सकता है, आप दोनों वायर के हमने दो एंड पे फिक्स कर दिया, है ना। तो यहां से हमने कुछ स्ट्रिंग को उठाया, तो ये वेव तो जाएगा, ये उधर जाएगा, फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट होके आएगा, ये रिफ्लेक्ट होके आएगा, है ना। इन दोनों वेव तक कोई जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, ये इधर भी फिक्स है, इधर भी फिक्स है ना, हमने फिक्स कर दिया उसको। बट इन दोनों ये वेव जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगा, है ना। सो ये रिफ्लेक्शन और इन दोनों में एक सुपरपोजिशन होगा, ये y1 ये आपका y2, इन दोनों का। फिर ये वाला वायर का आप देखोगे कुछ जगह में ऑलरेडी, कुछ जगह में इसका जो वाइब्रेशन, रिजल्टेंट वाइब्रेशन आप देखोगे कुछ जगह में इस तरीके से ये वायर एक सेम मोड में वाइब्रेट होते रहेगा। तो कौन सा मोड में वाइब्रेट होगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड होता है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस, ये सब डिस्कस करेंगे हम लेक्चर 3 में, है ना। सो ये जो वेव एक जगह में फिक्स है इसलिए इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव कहाँ बनता है, ये एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे आप ये बजाते हो ना, फ्लूइड बजाते हो, वायलिन बजाते हो, आपका जो है ये सितार बजाते हो, तो उसमें जो वायर, सभी वायर के आप सितार में वायलिन में आपको दोनों एंड में वायर जो है आपका फिक्स रहता है। अब ये वायर को स्ट्रक करते हैं डिफरेंट जगह में स्ट्रक या प्लग, इसमें जैसे वायलिन में प्लग करते हैं, इसमें कुछ जगह में सितार में आपको जो है स्ट्रक ऊपर उठाते हैं उसको। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव बनता है ना, वो कौन सा मोड में वो वाइब्रेट हो रहे हैं वायर, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड जनरेट होते हैं। So the different musical instrument have application of your stationary wave. So ये हम लेक्चर 3 में बताएंगे। ओके, पढ़ते रहिए। थैंक यू।